नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है, आप सब लोगों को पता भी होगा। और हार के आसन्न खतरे को देख कर के अपने प्रधान सेवक साहब और उनके खास वजीर शाह साहब ऑलरेडी मैदान छोड़ चुके हैं। अपने प्रधान सेवक साहब और खास साहब उनके खास वजीर शाह साहब में खासियत ये भी है कि वो वहीं जाते हैं जहाँ से उनको जीत की उम्मीद होती है। वहाँ वो कहीं नहीं जाते हैं जहाँ चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी रहती हैं। वो एक अलग बात है कि चीज़ें उन्हीं की करनी से उनके हाथ से निकलती हैं, लेकिन अब इस बात को बिल्ली के घंटे गले में घंटी बांधे कौन। और एक लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक का चुनाव कई मामलों में इतिहास में याद रखा जाने वाला चुनाव बनने जा रहा है। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीन जगहों पर बीजेपी ने वहाँ की चुनी हुई सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बनाई और तीनों ही जगह सरकारें तो चल गईं, लेकिन कुल मिला के माहौल बीजेपी के खिलाफ हो गया। और एक चीज़ मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ये जो सरकारें आईं चुनी हुई सरकारों को गिराने के बाद, ये सरकारें मनसा जानती थी कि जितने दिन चल रही हैं उतने दिन लूटपाट करके अपना पेट भर लो, आगे पता नहीं कौन सा दिन देखना पड़े। इसीलिए कर्नाटक में जो सरकार बनी उसने मतलब लूट का एक तरीके से साम्राज्य फैला दिया और 40% की करप्शन की सरकार के रूप में वो कुख्यात हो गई। अब एक चीज और भी होगी जो अभी तो नहीं कह सकते, बाद में कालांतर में सामने आएगी। अगर इन तीनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इससे भी संदेश चला जाएगा कि जबरदस्ती की बनाई हुई सरकार जो है वो पार्टी की क्षेत्र का विस्तार नहीं करती। हाँ, 2-3 साल सरकार चल जाए वो एक अलग बात है। और महाराष्ट्र में भी जैसा सुनने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि शायद वहाँ की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटा दी जाए। खैर, ये सब राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उसमें सब चलता ही रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक का कई मामलों में इतिहास बनाने जा रहा है, इसका मैं अब जिक्र करूंगा एक के बाद एक। राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो भाषण देते हैं उनका सेट एजेंडा है और मुझे लगता है कि यही एजेंडा वो बाद में कालांतर में जो बाकी और स्टेट्स के चुनाव होंगे उसमें भी दोहराएंगे और अगले आम चुनाव में भी दोहराएंगे। पहली चीज़ तो अब सीधे वो भारतीय जनता पार्टी और उसके जनक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुला आक्रमण करते हैं। उनका एक अभी कर्नाटक की जनसभा में भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, जो पहले जनसंघ था भारतीय जनता पार्टी हो गया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों ही संगठन जो हैं वो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और घृणा और आतंक का साम्राज्य कायम कर रहे हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं ये ताकि उनका शासन बना रहे। इस बात को हिचक खुल के कहने में हिचकते नहीं। और जैसा मैंने कहा कि कई मामले में चीज़ें अलग से होती जा रही हैं। तो अभी तक क्या था कि अब चूंकि बात चली है तो इसलिए कहना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मूल संगठन है और भाजपा उसका एक अनुषंगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का ये जनक संगठन हमेशा से जब से इसकी संरचना हुई है, ये कहते नहीं हिचकता है कि वो स्वयंसेवी संगठन है और समाज की सेवा के लिए बना है और राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। लंबे समय तक इस पे लोगों ने भरोसा भी किया और भरोसा नहीं भी किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि खुल के सामने नहीं आता था, इस वजह से राजनीतिक पार्टियां भी उसको कुछ नहीं कहती थी। उनका सारा वार प्रतिवार सब भाजपा पे होता था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संघ ने खुल करके संघ सामने आ गया और ये बात अब किसी से छिपी नहीं रही कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं। और लाख संघ कहे कि वो भाजपा को निर्देश नहीं देता, लेकिन ये सब जान गए हैं इस 10 साल के समय में कि संघ ही मूल संगठन है और भाजपा उसका अनुषंगिक संगठन है भारत पर राज्य करने के लिए। संघ की विचारधारा और संघ के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं। राजनीतिक तौर पर उसने भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय कर रखा है। इसलिए अब कर्नाटक में इसकी शुरुआत हो गई और आप देखिएगा कि बाकी देश में भी इसकी अनुगूंज सुनाई देगी। अब राहुल गांधी जहां भी जाते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों पर एक साथ हमलावर होते हैं। आगे के चुनावों में भी यही होगा जैसा दिखाई दे रहा है। अब संघ को वैसा संगठन नहीं माना जा रहा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब सब जान गए कि सच्चाई क्या है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी कही। अब जो आजकल वो भाषण दे रहे हैं कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो भी वादे करता हूँ वो मैंने कोशिश करता हूँ कि उसको सरकार बनने के 2-3 महीने के अंदर और संभवतः और पहली ही कैबिनेट में उन वायदों को पूरा कर दिया जाए। जैसे अभी मैंने कर्नाटक में कहा है कि बेरोजगारों को 2 साल तक 3,000 रुपये भत्ता मिलेगा
और 10 किलो चावल मिलेगा। इस तरीके की जो मैं वायदे कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको पहली बैठक में, सब कैबिनेट की बैठक में कर दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके कर दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उतने ही वायदे कर रहा हूँ जितने मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं अपने प्रधान सेवक की तरीके से ऐसे वायदे नहीं करता जो झूठे होते हैं, उनको पूरा करना संभव नहीं होता। मसलन बैंकों में 15 लाख रुपया आ जाएगा और नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, ये सब वो जनसभाओं में कह रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और उन्होंने बड़ी अच्छी कही और मतलब आगे की बात सोचते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमको कम से कम 150 सीटें दिलाइए, इसलिए कि अगर हमारी सरकार चुन भी ली जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी वाले उस सरकार को निश्चित रूप से गिराने के लिए पैसे खर्च करेंगे और ये पैसे वो वहीं से लाएंगे जो यहाँ की 40% की बेईमानी से कमाया गया है। उसी पैसे से वो आपकी ही चुनी हुई सरकार को गिराएंगे, फिर आप पे ऐसी सरकार थोपेंगे जो आपको फिर से लूट लेगी। इसलिए इस बारे में आप लोग कॉन्शियस रहें और कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें दिलाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की हिम्मत न कर सके। और उसके अलावा उन्होंने और भी कई चीज़ें गिनाई जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी का शासन रहा है 3 साल का, उसमें हुई। उसमें मसलन उन्होंने जितनी भर्तियाँ हुई हैं उनमें बहुत जम के घूस चली है, ये उसको गिनाया। और बाकी उन्होंने ये भी इस बात को भी याद दिलाया कि जब यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि 40% हर चीज़ में कमीशन मांगा जाता है, तो प्रधानमंत्री ने उसका एक भी जवाब नहीं दिया। ये सब बातें वो अपनी चुनावी सभाओं में दोहरा रहे हैं, जिसको लोग बहुत ही ध्यान से और तल्लीनता से सुन भी रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस कितने जी वोटों से जीतती है, मतों जीतती है, तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आने वाले चुनावों के का जो पैटर्न बनने जा रहा है, उस पैटर्न को समझने के लिए भी कर्नाटक के चुनावों में ये चीज़ देखने की बहुत आवश्यकता है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि क्योंकि थोड़ी ट्रिकी पार्टी है, कई चीज़ों में बहुत सी ट्रिक खेल जाती है, इसलिए इस चुनाव को देखने में ये कोशिश करनी चाहिए कांग्रेस को कि वो अंतिम समय में खेली जाने वाली ट्रिकों से भी अपने पार्टी के लोगों को आगाह करें। और दूसरी एक अच्छी बात और हुई है कि जगदीश शेट्टार जो भारतीय जनता पार्टी का दावा नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और दूसरी बात है कि येदियुरप्पा ने भी कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि हिजाब और इस तरीके की जैसी बातों से मेरा मतलब कोई लेना देना नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये भी एक अच्छा संकेत है कि भारतीय राजनीति जो है धर्म के शिकंजे से थोड़ा आगे मतलब उबरने की कोशिश कर रही है, ये अच्छा संकेत है। अब ये संकेत बाकी राज्यों में, बाकी भारत में जाता है या नहीं, ये देखना होगा। और हाँ, ये भी सही बात है कि कर्नाटक के चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी तो पड़ रहे हैं। सही बात है कि कर्नाटक की संभावित हार को लेकर के अपने शाह साहब और अपने मोदी जी प्रधान सेवक साहब इस कदर बौखलाए हुए हैं कि यहाँ वहाँ जहाँ जाके सफाई कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने ऐसी सफा कर दी कि हीट स्ट्रोक में कई सौ लोग मतलब बीमार हो गए और कई लोग मर भी गए। ये भी महाराष्ट्र की एक जनसभा में हुआ। जाहिर से सब जानते हैं कि ऐसी सभाओं में भीड़ घेर के लाई जाती है जो गरीब गुरबा होते हैं, और इतनी ज़बरदस्त भीड़ में ऐसे लोगों को घेर के लाना अच्छी बात नहीं है और संभव तो सभा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक की संभावित हार से को पूरा करने के लिए, क्योंकि चुनाव भी 1 साल बाद ही हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी काम कर रही है जैसे शाह साहब की महाराष्ट्र की जनसभा में हुआ। और ये बात भी कहने मुझे संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ लोगों की मौत से या कुछ लोगों की हीट स्ट्रोक हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको दिखाता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।